Hello students, welcome back again. 10th class Geography, chapter number 4, Globalization and the Indian Economy. Okay, on page number 57. It is part 2nd. We have discussed about in part number 1st how interlinking MNCs प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़, मतलब MNCs है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन जो कंपनीज़ हैं वो कहाँ सेटअप होती हैं। तो हमने पढ़ा था कि क्लोज टू मार्केट, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल जहाँ लो कॉस्ट पर मिल जाती हो वहाँ पर वो सेटअप होती है, ये हमने पढ़ा था। और ये जो MNCs होती हैं ये गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ को भी ध्यान में रखती हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क करती हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा है कि ये जो MNCs होती है ये अपने फैक्ट्रीज़ को और अपने ऑफिसेज़ को ये सेटअप करते हैं, वहीं करते हैं जहाँ इनको काफ़ी प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और उस एरियाज़ में ये मोस्टली अपने ऑफिस और जो मेन जो इनके जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको सेटअप करती हैं, ठीक है। लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, अदर इक्विपमेंट है, वो सब उनका इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। वी हैव रीड अबाउट दिस। और जो इन्वेस्टमेंट होता है जो MNCs करती है वो सारा कंप्लीट क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होता है, ठीक है। तो एट प्रेजेंट वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट, ओके, ऑन पेज नंबर 57. वी हैव रीड अबाउट दिस पॉइंट्स, यू नो वेरी वेल. फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है. एनी इन्वेस्टमेंट इज़ मेड विद द होप दैट दीज असेट्स विल अर्न प्रॉफिट. और इन्वेस्टमेंट वहीं किया जाता है जब पता चलता है कि इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ठीक है। यहाँ तक बातें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं. एट टाइम्स MNCs सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज़, ठीक है। कई बार MNCs क्या होती हैं कि ये कंपनियाँ कुछ देशों की जो मेन जो लोकल कंपनियां होती हैं, लोकल कंपनीज मतलब जो स्थानीय लोकल कंपनी होती है, छोटी कंपनियां होती है, उनके साथ जॉइंटली काम करती है, जॉइंट होकर काम करती है कि हम आपके साथ मिलकर के काम करेंगे, ठीक है, आपको प्रॉफिट होगा, हमें प्रॉफिट होगा। तो मोस्टली क्या करती है MNCs, ये लोकल जो कंपनीज होती है किसी भी कंट्री में उनके साथ मिलकर काम करना शुरू करती हैं. द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज़ टू फोल्ड. अब इसमें ये क्लियर है कि जो ज्वाइंट होकर के जो प्रोडक्शन वहाँ पर किया जाता है वो लोकल कंपनी को भी प्रोडक्शन मिलता है और प्लस में MNCs की हेल्प मिल जाती है वहाँ से भी, तो उसको टू फोल्ड यानी कि उसको दोहरा फ़ायदा होना शुरू हो जाता है. अब लोकल कंपनी है, सोचती है कि हमारा इतना नेम एंड फेम नहीं है, क्यों ना हम MNCs के साथ जुड़ जाएं, और MNCs के साथ जुड़ने के बाद में जो लोकल कंपनी होती है उसको डबल प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है. इसको टू फोल्ड कह सकते हैं. फर्स्ट MNCs कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट. सबसे पहली बात अगर हम लेकर चले कि किस तरह से MNCs लोकल कंपनी के साथ में कैसे वर्क करती हैं, तो इसमें क्या है कि MNCs होती है वो प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट. अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पहली बात ये आती है कि जो MNCs कंपनी होती है वो अपना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देती है, ठीक है, और लोकल कंपनी को भी दे सकती है, लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन. और न्यू मशीन एडजस्ट करेगी, वो सेटअप करेगी, उसको पता है कि न्यू मशीन को एडजस्ट करने से अच्छा प्रॉफिट हो सकता है. न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन. सेकंड है MNCs माइट ब्रिंग विद दैम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन. और MNCs का ये भी वर्क होता है कि हम एक ऐसा सामान बनाएं, ऐसा प्रोडक्शन बनाएं जो बिल्कुल न्यू हो, मार्केट में नया हो, और न्यू टेक्नोलॉजी वाला, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ हो. और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जब जुड़ा रहता है तो वो काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है. अब यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है, यहाँ पर लिख रखा है बेटर, यहाँ कंटेंशन लिख रखा है, हायर वेजेस हो रहा है यहाँ पर. और यहाँ एक USA की कंपनी है, सपोज करो, उसका एक एग्जांपल दे रखा है, वी विल शिफ्ट दिस फैक्ट्री टू अनदर कंट्री, इट हैज़ बिकम एक्सपेंसिव हेयर. अब कोई भी कंपनी कहीं भी है, इन्वेस्टमेंट किया गया, देखा कि वहाँ पर रॉ मटेरियल, वहाँ की वहाँ की जो लेबर है वो काफ़ी कॉस्टली होती चली गई और प्रोडक्शन काफ़ी डाउन होता चला गया, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होने लग गया. तो इस लेवल को देखते हुए कोई भी MNCs के जो मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम भी इसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह शिफ्ट करें जहाँ से हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सके. जैसे कि इंडिया के अंदर अब डे टू डे MNCs
कंट्री में आ रही है, जिनको काफ़ी प्रॉफिट यहाँ से मिलता रहता है। यस, नाउ पेज नंबर 58। ओके, ऑन टॉप साइड अभी हमने पढ़ा बैक साइड में जो आपने पॉइंट थे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। आफ्टर दैट, बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर MNC's इन्वेस्टमेंट इज़ टू बाई अप लोकल कंपनी एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। अब ये भी क्लियर बात है कि जो MNC's कंपनियाँ होती है वो अपना इन्वेस्टमेंट तो करती है, लेकिन ईजीएस्ट जो लोकल कंपनी होती है उसको सोचती है कि क्यों ना हम इसको धीरे धीरे करके इसको एक्सपेंड करना शुरू कर दें, यानी कि इसके प्रोडक्शन को धीरे धीरे और इस कंपनी को हम खरीद लें। पहले लोकल कंपनी के साथ काम करना मिल करके, और लोकल कंपनी के साथ मिल करके काम करते करते उसके बाद में उसका प्रसार करना, उसका प्रोडक्शन का बाहर जा कर के कंपनीज़ के अपने अपने इन्वेस्टमेंट जो किया गया था उसके अकॉर्डिंग लोकल कंपनी के साथ मिल करके अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी शुरू हो जाती है। MNCs with huge wealth can quite easily to do so। और ये हमें पता अच्छी तरह से कि जो MNCs होती है ये काम आसानी से कर सकती है, क्योंकि उनके पास काफ़ी पैसा होता है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो, और काफ़ी उनके पास जो किसी भी चीज़ के लिए कहीं भी इन्वेस्ट करना इजी होता है उनका वर्क। टू टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। कारगिल फूड्स ए वेरी लार्ज अमेरिकन MNCs, ये कारगिल फूड के नाम से ये अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी थी, हैज़ बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनीज सच एज द परख फूड। अब ये इसने क्या किया, जो अमेरिका की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कारगिल फूड जो अमेरिका की MNCs थी, उसने देखा कि हमारा प्रोडक्शन कुछ डाउन होता जा रहा है, तो उसने क्या काम किया कि इंडिया की तरफ ध्यान देकर सोचा कि वहाँ की परख फूड जो कंपनी है काफ़ी हाई लेवल पर चल रही है, तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया की जो परख फूड है उसको अपने अंडर में धीरे धीरे ले लिया, ठीक है, उसको ख़रीद लिया, ये समझ लीजिए एक प्रकार से। तो परख फूड वाली जो कंपनी है उसको ख़रीद लिया। परख फूड हैड बिल्ट ए लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन द वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। और ये भी हमें पता है कि जो परख फूड है उसने छोटी सी कंपनी थी, उसने पूरे इंडिया के अंदर खूब अच्छा अपना नेटवर्क फैला रखा था, नेटवर्क खूब अच्छा फैला रखा था, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी थी उसकी, काफ़ी दूर दूर तक उसका यानी कि नेम एंड फेम था, ठीक है। वेयर इट्स ब्रांड वॉज वेल रिपूटेड, और उसका जो ब्रांड था, उसकी जो सामान जो बनता था काफ़ी फेमस था, वेल रिपूटेड था, काफ़ी फेमस हो गया था, प्रसिद्ध था, हर जगह पर लोग उसके माल को ख़रीदना पसंद करते थे। आगे हम ऑल्सो परख फूड्स हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज, और यहाँ तक यही इतना ही नहीं, ये जो परख फूड जो थी इंडिया की, उस कंपनी ने अपने नेम के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 4 ऑयल रिफाइनरीज भी खोल रखे थे। आप समझ रहे हैं, जैसे रिलायंस के नाम से जैसे सिम कार्ड भी है रिलायंस, जो आप समझ रहे हैं कि जो ऑयल रिफाइनरीज के रूप में क्रूड ऑयल सिस्टम भी है, ठीक है, गुजरात साइड में। तो ये कहने का मतलब इस तरह से ऑयल रिफाइनरीज ने परख फूड ने अपना जो नेटवर्क है वो ऑयल रिफाइनरीज के तक भी खोल रखा था, इसने 4 ऑयल रिफाइनरीज खोल रखी, हुज कंट्रोल हैज़ नाउ शिफ्टेड टू कारगिल। लेकिन अब वो धीरे धीरे उसका सारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो धीरे धीरे अब वो कारगिल के अंडर में जाने लगा, क्योंकि अब पता है कि कारगिल उसको ख़रीद चुकी है और कारगिल के अंडर में चला गया। कारगिल है वो MNCs है, जो कंपनी है जो कि अमेरिका की है, ठीक है। आगे हैं, कारगिल इज़ नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द एडिबल ऑयल इन इंडिया विद ए कंपनी टू मेक 5 मिलियन पाउचेज डेली। अब ये कंपनी इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि वहाँ आते ही कारगिल ने अब 50 लाख पैकेट जो थे, पैकेट आप समझ रहे हैं, पाउचेज होते हैं, पैकेट होते हैं, वो 50 लाख पैकेट जो थे डेली के मैन्युफैक्चरिंग करने लगी, और अपने आप में जो सबसे ज़्यादा जो फूड ऑयल है जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर ना नेम आया है, एडिबल ऑयल जिसको कह सकते हैं, जो हम फूड ऑयल में यूज़ करते हैं यानी कुकिंग में यूज़ करते हैं, उसके साथ मिलकर के उसने बहुत अच्छा अपना यानी कि मार्केटिंग बना लिया, उससे भी ज़्यादा, मतलब कि परख से भी ज़्यादा फेमस हो गई ऑटोमेटिक। पहले ही फेमस थी लेकिन वो लोकल कंपनी थी, छोटी कंपनी थी, और वो धीरे धीरे आकर के उस कारगिल फूड ने उसको ख़रीद लिया। ख़रीदने के बाद में वो इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ा, क्योंकि मार्केटिंग उसकी बनी बनाई रह गई थी, और इस तरह से वो आगे कंटिन्यू आगे बढ़ने लगी। इनफैक्ट मैनी ऑफ द MNCs हैव वेल्थ एक्सीड द एंटायर बजट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज गवर्नमेंट। हमें अच्छी तरह पता है ये कि आज कोई भी MNCs है वो अपनी जो
इनकम है, जो उसकी जो बजट है उसका, उस बजट के हिसाब से वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ मिल कर के वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ की गवर्नमेंट के साथ मिल कर के काम करती है। मतलब एमएनसीज़ को पहले परमिशन भी लेनी होती है। डेवलपिंग कंट्री मतलब इंडिया जैसा कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है। और डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो बजट होता है उस बजट के साथ में वो इन्वेस्टमेंट करके वो काम करना शुरू करती है। कुछ बजट उसका होता है कि उसको कुछ पे करना होता है कि आपकी एमएनसीज़ यहाँ पर सेटअप हो रही हैं, लोकल कंपनीज़ के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्शन यहाँ पर बनेंगे और वो प्रोडक्शन आप अपने अदर कंट्रीज़ में तो सेंड करेंगे, लेकिन कंडीशन होती है कि आपको वो प्रोडक्शन हमारे कंट्री में भी सेल करने होंगे। इस हिसाब से उसको परमिशन देकर वो सेटअप किया जाता है। विद सच इनॉर्मस वेल्थ इमेजिन द पावर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज एमएनसीज़। अब इस तरह से ये अपने आप में काफ़ी पावरफुल बनती हुई अपनी शक्ति के आधार पर ये अपने आप ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि इनके पास मनी इज़ पावर है। आपको पता है तो कोई भी कंपनी होती है जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा ज़्यादा लेगी। ठीक है। देयर इज़ अनदर वे इन विच एमएनसीज़ कंट्रोल प्रोडक्शन। अब एक और रास्ता लेते हैं जैन की एक और दूसरी तरीके से हम बात करते हैं कि किस तरह से प्रोडक्शन को किस तरह से कंट्रोल करती है। ठीक है, कंट्रोल कैसे करती है एमएनसीज़। लार्ज एमएनसीज़ इज़ द डेवलप्ड कंट्रीज़ प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। आपको अच्छी तरह पता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं उनकी जो एमएनसीज़ कंपनियां होती हैं वो धीरे धीरे जो स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर आप समझ रहे हैं, जो उत्पादक होते हैं जिस माल को बनाते हैं, उन उत्पादकों के साथ में मिलकर के ऑर्डर का काम करती है, ऑर्डर लेना और देना शुरू कर देती है। यानी कि धीरे धीरे छोटे से छोटे एरिए से लेकर के बड़े से बड़े यानी कि लेवल पर मार्केटिंग में वो अपना ऑर्डर सप्लाई करने शुरू कर देती है। और डेवलप्ड कंट्रीज़ में मोस्टली, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एमएनसीज़ है वो चाहती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर यानी सप्लाई हो और हमें प्रॉफिट हो। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये उनकी कैपेसिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा महंगी से महंगी चीज़ों को भी आसानी से खरीद सकते हैं। गारमेंट्स, अब उसके अंदर कौन कौन से सामान ऐसे हैं यानी कि प्रोडक्शन जो कोई सामान गुड्स हैं, गारमेंट्स हैं यानी कपड़े आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी सिले सिलाई कपड़े होते हैं, फुटवियर हैं, स्पोर्ट आइटम हैं, ये सभी एग्जांपल है जो इंडस्ट्रीज वेयर द प्रोडक्शन इज द कैरिड आउट बाय द लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड, जो कि आज एमएनसी पूरी तरह से कंप्लीट एरिया के अंदर इस तरह के सामान को वहाँ पर भेज देती है। अब एक छोटी सी एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर अगर हम वुलन इंडस्ट्री की बात करना चाहें तो आपको पता है कि लुधियाना में वुलन इंडस्ट्री भी है, आपको पता है पंजाब के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ एक और वर्क वहाँ पर किस तरह से किया जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ वीमेन एट होम इन लुधियाना मेकिंग फुटबॉल फॉर लार्ज एमएनसीज़। अब लार्ज एमएनसीज़ क्या होती है कि वो अपना छोटा छोटा वर्क होता है वो लोकल एरियाज़ में सप्लाई करके वहाँ के लोगों को भी कुछ एम्प्लॉयमेंट का काम देना शुरू कर देती है, जिससे वो लोग अपना काम करते हैं। जैसे यहाँ पर फुटबॉल की मेकिंग की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, उसकी स्टिचिंग की जा रही है, ठीक है, उसको तरीके से सेट किया जा रहा है। तो छोटा छोटा वर्क ऐसा भी होता है जो कि एमएनसीज़ आसपास के लोकल एरिया में भी सप्लाई कर देती है, ताकि उससे वो कंप्लीट लोगों को अच्छा रोज़गार मिले और उसके साथ साथ हमारा प्रोडक्शन अच्छा बढ़ता चला जाए। अब साइड में आप देखते हैं जीन्स है यहाँ पर, यहाँ गारमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप जीन्स देख रहे हैं अच्छी तरह से, और जीन्स की डाउन साइड में हम देखते हैं लिखा हुआ है कि जीन्स produced in developing countries being sold in USA for rupees 6,500 रुपीज़, और डॉलर की बात करें तो $145। अब आप देख लीजिए कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो जीन्स बनती है वो अमेरिका जैसे कंट्री में वहाँ 6,500 रुपीज़ का हैं, या फिर डॉलर की बात करें तो $145 में वो बेची जा रही है। कमाल की बात है, ज़रा देख लीजिए यहाँ पर इस जीन्स की कीमत क्या हो सकती है। इस जीन्स की कीमत को अगर हम बात की जाए तो मेरे ख्याल में लगभग हो सकता है 1,000 रुपीज़, लेकिन यहाँ देख लीजिए 6,500। ठीक है, तो अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में इस तरह का प्रोडक्शन जो होता है बाहर बेचने में बेनिफिट ज़्यादा मिलता है एमएनसीज़ को, तो एमएनसीज़ तभी काम करती है। द प्रोडक्ट आर सप्लाइड टू द एमएनसीज़ विच देन सेल दीज अंडर देयर ओन ब्रांड नेम्स टू द कस्टमर। और ये भी क्लियर बात है, जो एमएनसीज़ होती हैं वो अपने प्रोडक्शन को जब सेंड करती है तो अपने वो क्या करती हैं,
वो अपना उसके ऊपर कंप्लीट जो लोगो होता है, ब्रांड नेम होता है, वो देना शुरू कर देती है। अपनी कंपनी का नाम अलग से ही देना शुरू कर देती है, ठीक है। तो उससे सभी लोगों को पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी का कौन सा माल किस नेम का फेमस है, वो उसी को ही ख़रीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अपने ब्रांड के नाम से वो बेचती है। और हर चीज़ का ब्रांड आपको पता है, टाटा है, बाटा है, लखानी है, एज यू लाइक। These large MNCs have tremendous power to determine the price, quality, delivery and the labor condition for these distant producers। और ये भी आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है कि दूर दूर के इलाके में से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसके क्वालिटी को चेक करती है, डिलीवरी मतलब कहाँ से कहाँ सामान को भेजना है, एंड लेबर कंडीशंस और उसमें कितना जो मेहनत लगी है उस चीज़ को बनाने में, वो सारा कंप्लीट जितना होता है खर्च होता है उसका कंप्लीट एडजस्टमेंट करके वो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उसके साथ मिल करके कंप्लीट अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग पैसे वसूल कर लेते हैं। थस वी सी दैट देयर आर ए variety of ways in which the MNCs are the spreading their the production and the penetration their local producers in the various countries across the globe। ये हमने पढ़ा है कि ग्लोब पर किस तरह से लोकल MNCs किस तरह से MNCs किस तरह से लोकल कंपनीज के साथ मिलकर के पूरे ग्लोब पर किस तरह से यानी कि वर्ल्ड में काम कर रही है प्रोड्यूसर के साथ में। बाय सेटिंग अप द पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज, हमें पता है पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज, आपको पता है लोकल कंपनी के साथ मिलकर काम करती है। बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज बाय क्लोजली कंपीटिंग विद द लोकल कंपनीज बाय देम अप। आपको पता है कोई भी MNCs आती है, सेटअप होती है, तो वो पहले किसी एरिया में सेटअप को देखती है कि इस एरिया में कितनी मार्केटिंग है और कौन सी MNCs है जो हमारी हेल्प कर सकती है इसको पब्लिशिंग करने में या एडवर्टाइजमेंट करने में। MNCs आर द एग्जर्टिंग द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोडक्शन दीज द डिस्टेंस लोकेशन। हमें पता अच्छी तरह से कि आज अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियाँ होती है, जो MNCs होती है, वो दूर दूर के इलाके में भी पूरी तरह से अपना यानी कि नेम और फेम कमाना शुरू करती है। एज ए रिजल्ट, और रिजल्ट उसका क्या मिलता है, प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिप्रेस्ड लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। इट मीन्स जो दूर दूर के स्थान होते हैं वहाँ पर अपना जो प्रोडक्शन होता है वो पूरी तरह से फैलाना शुरू कर देती हैं, इंटरलिंक्ड हो जाता है, आसपास के एरिया तक कंप्लीट उसको पहुँचा दिया जाता है। यस, नाउ पेज नंबर 59 अपसाइड। लेट अस वर्क दिस आउट। अब एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं अच्छी तरह से MNCs का, तो ध्यान दीजिए। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था कारगिल फूड और परक फूड, ठीक है। तो कारगिल फूड थी वो अमेरिका की कंपनी थी और परक फूड थी वो इंडियन कंपनी थी, ठीक है। नाउ फोर्ड मोटर्स, ये फोर्ड का नाम आपने सुना होगा, आजकल गाड़ियाँ चल रही है फोर्ड की और फोर्ड ट्रैक्टर वगैरह है। एन अमेरिकन कंपनी, ये भी एक अमेरिका की कंपनी है फोर्ड, is one of the world's largest automobile manufacturer with the production spread over 26 countries of the world। आज नियर अबाउट 26 कंट्रीज़ में फोर्ड कंपनी के जितने भी यानी कि ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, वो बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में, नेम से ही खरीदी जा रही है। एक बार नेम बोला गया फोर्ड कंपनी, बस फोर्ड कंपनी के नेम से पूरी तरह से काफ़ी यानी कि बड़ी कंपनी यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। Ford Motors came to India in 1995 and spent rupees 17 crore to set up a large plant near the Chennai, very most चेन्नई एग्जाम्पल आता है, इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो फोर्ड कंपनी थी ये इंडिया में लोकल कंपनी एक थी, वहाँ पर उसकी जगह पर महिंद्रा जो थी, जो दूसरी थी, उनकी जगह पर आकर इसने 1995 में